हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो इंश्योरेंस हो, एफडी के अंदर में हो, चाहे शेयर बाजार में हो या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब इन सभी चीज़ों को हम एक कटोरी में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की है, कौन सा सेफ है। अब रिस्क और सेफ का जो पैरामीटर होता है उसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर उम्र के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो अब हर उम्र के हिसाब से आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी रहे आपके इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से, तो उसके लिए हम पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं टाइम टू टाइम। अगर हम परफेक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं उम्र के हिसाब से, तो 30 से पहले जो परफेक्ट पोर्टफोलियो बनेगा कि आपके पास में एक होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, सेकंड आपके पास में होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि अगर फैमिली में कोई और बीमार पड़ गया तो भी आपकी जेब ही खाली होनी है, तो फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस। एंड थर्ड जो होगा आपके पास में 10% कैश, मतलब किसी भी इमरजेंसी कैश होना चाहिए। 10% के आसपास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो पीछे बचा है जितना भी 70, 80, 90 जितना भी, वो आपका होना चाहिए इक्विटी के अंदर। ये हो गया आपका बिलो 30 परफेक्ट पोर्टफोलियो। अबव 30 एंड बिलो 50, इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी से 20% के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब आपका इक्विटी में 50% रहेगा, बाकी जो पीछे इक्विटी से निकाला है वो पैसा गोल्ड में और इमरजेंसी फंड्स के अंदर, ताकि आपको रिटर्न भी मिलता रहे। जैसे ऑटो स्वीप, वहाँ पर आप रख सकते हैं पैसे को, ताकि इमरजेंसी में और आपका सेफ कैपिटल आपके पास में अवेलेबल हो हर टाइम के लिए। इतना चेंजेस आपको परफेक्ट पोर्टफोलियो में करना पड़ता है उम्र के हिसाब से। अबव 50 अगर आप चले जाते हैं तो फिर आप आपका इक्विटी में 30% ही छोड़ेंगे, बाकी 20% अगेन वो शिफ्ट हो जाएगा गोल्ड में एंड सेफ ऑटो स्वीप के अंदर। अगला, अगर आप 70 को भी क्रॉस कर चुके हैं तो अब आपका 10 to 20% के आसपास रिस्क में रहना चाहिए और बाकी सारा का सारा सेफ में रहना चाहिए। एंजॉय करो अब लास्ट में लाइफ को। अब काहे का रिटर्न, थोड़ा सा 10-15% इक्विटी में रख दो ताकि बच्चों के कभी काम आए। अगर इस टाइप से पोर्टफोलियो आपका परफेक्टली मेंटेन रहता है आपकी पूरी लाइफ के अंदर, तो आपको अगर हेल्थ इश्यू आता है तो आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है कवर करने के लिए। अगर फिर भी कोई खर्चा आ जाता है तो आपके पास में इमरजेंसी फंड है। अगर आपकी लाइफ को कोई खतरा रहता है फ्यूचर के अंदर तो आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपकी फैमिली कवर्ड है, और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वहाँ से भी कवर्ड है। तो दोनों तरफ से फैमिली कवर्ड है दोनों केसेस में। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं जैसे होम प्लान करना है या फिर कार प्लान करनी है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो जो आपने इक्विटी पार्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी के अंदर आपको एडजस्ट करना होगा कि जो इक्विटी में मान लीजिए आपने 70% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कार के लिए 10% अलग से चल रहा है और होम के लिए 10% अलग से चल रहा है इन्वेस्टमेंट। तो आपको वो इक्विटी में ही शिफ्ट रखना है उसको, क्योंकि वहाँ पर ही गोल्स फुलफिल होते हैं मेनली और जल्दी होते हैं। सो दैट्स ऑल इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इक्विटी में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए हम आगे फ्यूचर कोर्सेज हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, उनके अंदर अच्छे से बात कर सकते हैं इंडिविजुअली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 50, निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उससे। अभी हम एक बार ये चीज़ देख लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के थ्रू किन किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ कितना सेफ है और कितना रिस्की है, और किस लेवल की रिस्की है और किस लेवल की तक की सेफ है। एज वी ऑल नो, शेयर बाजार है तो शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हैं, और शेयर्स जो हैं वो हाईली रिस्की हैं, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना भी आपको अमीर बना सकता है और पूरा का पूरा गरीब भी बना सकता है। अगर आप डाइवर्सिफाइड तरीके से चलते हैं तो गरीब बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अमीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चीज़ है वो है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ये एक एफडी टाइप के, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट टाइप के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ होते हैं, जिनको हम खरीद के अगर बैठते हैं तो हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है जब तक हम उनको होल्ड करते हैं। ये काइंड ऑफ एफडी की तरह काम करते हैं, और ये अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो वो उतने ही सिक्योर है जितनी आपकी एफडी है, क्योंकि बैंक की गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। और एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पर आपको देखने को मिलता है काफ़ी बार। सेकंड जो होते हैं वो कंपनीज जो डिबेंचर्स जारी करती हैं, उनको भी तो पैसा चाहिए होता है, तो वो भी पैसा उठाती हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट से। तो वो कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो भी आप शेयर बाजार से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। जब तक आप उनको होल्ड करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको फाइनल पैसा भी मिलेगा और लास्ट का ब्याज भी मिलेगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं। उसके बाद में जो कंपनियां बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जारी करती हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनको रेटिंग देती हैं, उस हिसाब से उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है। मान लीजिए किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसी पर्टिकुलर कंपनी को AAA रेटिंग दे रखी है, इसका मतलब वो सेफेस्ट कैटेगरी है। अगर किसी को उसने 9A- दे रखी है, इसका मतलब वो काफ़ी हद तक बैड सिचुएशन में है कंपनी। तो जितना अगर खराब रेटिंग रहती है कंपनी की, उतना ही उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ब्याज देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी कम तो ब्याज ज़्यादा, ताकि लालच बने, कोई तो खरीदे उसको लालच के चक्कर में। और जितना ज़्यादा सिक्योर कंपनी रहेगी उतना ही ज़्यादा ब्याज कम मिलेगा उनके डिबेंचर्स बॉन्ड्स के ऊपर अपने को। सिंपल। तो सेफेस्ट अगर आपका ऑप्शन है कि सेफ रहना,
तो ऑफकोर्स आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स चूज़ करने चाहिए और ट्रिपल ए रेटेड जो कंपनीज है उनके डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स चूज़ करने चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरे को 12% 13% के आसपास ब्याज चाहिए और मार्केट में अवेलेबल है, आपको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर कि वो पे कर देगी, चाहे उसकी रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने खराब दे रखी हो, तो आप उनकी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगला स्टॉक मार्केट में आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, ये डेरिवेटिव्स ही हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं लॉट्स के अंदर। जैसे अगर आज के दिन हम एग्री कमोडिटीज़ को खरीदना और बेचना चाहें तो उनको हमको डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली हम अनाज को नहीं खरीद सकते थोक में, जबकि आप अपने को कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के थ्रू ही उनको खरीदना बेचना पड़ेगा। शेयर्स के अंदर जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्सेस को हम नहीं खरीद सकते, बट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू अगेन डेरिवेटिव्स के थ्रू उनको खरीद और बेच सकते हैं। सो हम मार्केट के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को जिनको फिजिकली नहीं खरीद सकते उनको डेरिवेटिव ऑप्शंस के थ्रू खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर। आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वही म्यूचुअल फंड को अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू तो उनको हम बोलते हैं ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक मार्केट, ETFs। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल फंड। तो लोग एक साथ में एक मैनेजर को पैसा देते हैं और वो फिर ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल, ये म्यूचुअल फंड है। उसी को आप स्टॉक मार्केट से खरीदो, उसको हम बोलेंगे ETF। अगला है प्रीफरेंस शेयर्स। कंपनियां दो टाइप के शेयर्स जारी करती हैं, इक्विटी शेयर्स जो कि नॉर्मल शेयर्स होते हैं, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर्स। आपको शेयर्स, बाकी जो शेयर होल्ड करने की जितने भी फायदे मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक मूव भी करेगा, आपको डिविडेंड भी पे किया जाएगा और आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलता है, बट वोटिंग राइट मिलता है, बस इतना ही फर्क। राइट इशू क्या होता है? कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर उस कंपनी को, बट कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या करे? तो अब कंपनी क्या करती है? और शेयर्स जारी करती है स्टॉक मार्केट में और पैसा उठाती है, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। तो राइट इशू के अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी नई एंटर होती है तो उसको अपने स्टॉक शेयर्स की बोली लगवानी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं IPO। तो IPO के अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट डेरिवेटिव्स के थ्रू हम उसको एक बार खरीद लिया और बाद में उनको रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में, 2 महीने के, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीद सकते हैं उनको, और हम इन 4 करेंसीज को ही खरीद के और कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीद सकते हैं। एक है JPY मतलब जापानीज येन, सेकंड है GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, थर्ड वन इज यूरो यूरोपियन करेंसी, यूरोपियन डॉलर, जो भी आप बोलना चाहो उसको, एंड फोर्थ वन इज USD यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। बाकी वर्ल्ड की करेंसीज इतनी स्टेबल नहीं है, ये जानी मानी करेंसीज हैं, तो इनके अंदर इंडिया ने अलाउ कर रखा है एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए। इनके अलावा हम REITs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनके थ्रू क्या होता है कि आप पैसा स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, REITs के अंदर पैसा लगाते हैं, तो आप पैसा लगाते हैं तो वो जो REITs का है स्टॉक है वो मूवमेंट करता है शेयर्स की तरह ही, बट उसका फ़ायदा ये है कि वो जो पैसा आपने लगाया है वो एक ट्रस्ट हो जाता है, वो ट्रस्ट वो पैसा इन्वेस्ट करती है ऑफिसेज और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदने में, और फिर उस वहाँ से जो किराया आता है वो फिर आपको हर 3 महीने के अंदर आपको एज ए डिविडेंड प्राप्त होता है। तो आप काइंड ऑफ ये समझ लो कि आपने वो पैसा लगाया कहाँ पर? किराया प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब आपका जो प्रॉपर्टी का भाव है वो बढ़ेगा, तो REIT का शेयर बढ़ेगा और साथ ही साथ हर 3 महीने आपको डिविडेंड भी मिलेगा। सो दैट इज़ गुड। अगर आपको कंटिन्यूस कैश फ्लो चाहिए तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला आप SGB गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? इसके अंदर आपको क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है, गोल्ड बॉन्ड्स, इनको हम बोलते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये गारंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, और इनके ऊपर आपको खरीदने पर सोने का भाव के अनुसार तो यहाँ पर भाव मिलेगा ही, स्टॉक मार्केट में वही भाव चलता है जो मार्केट में चल रहा होता है, और 24 कैरेट का भाव चल रहा होता है। इसमें एक्स्ट्रा जो अपने को फ़ायदा है वो ये है कि आपको गोल्ड खरीदने वक्त कोई GST वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता। सेकेंड, आपको यहाँ पर 2.5% सालाना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और पे करती है गवर्नमेंट, और आपको 8 साल तक की मैच्योरिटी मिलती है। 8 साल तक आप उस एक बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास से वो बॉन्ड खरीद लेगी और उस वक्त जो भाव चल रहा होगा उसके ऊपर खरीदेगी। अगर उससे पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप स्टॉक मार्केट में अपने बॉन्ड को बेच भी सकते हैं। सो दैट इज़ नाइस। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हर टाइप का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं।